हमने अब तक जाना कैसे स्वतंत्रता के बाद मनोविज्ञान ने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई और 1970 के दशक में समाज के जमीनी सवालों से जुड़ना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, एक और सवाल खड़ा हुआ। क्या हम जिन समस्याओं को हल करना चाहते हैं उनके समाधान भी हमारे अपने संदर्भ में खोजे जा रहे हैं, या हम अब भी सिर्फ विदेशी सिद्धांतों की रोशनी में अपने समाज को देखने की कोशिश कर रहे हैं? यही सवाल बना 1980 के दशक का केंद्रीय बिंदु, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन जिसने मनोविज्ञान को भारत के अपने संस्कृत, सामाजिक और दार्शनिक संदर्भों में समझने का साहस किया। इसी ऐतिहासिक बदलाव को कहा गया इंडिजिनाइजेशन मूवमेंट, यानी अपनेपन की ओर लौटना, अपने संदर्भ में सोचने की शुरुआत करना। चलिए अब इसी महत्वपूर्ण मोड़ को समझते हैं जहां साइकोलॉजी सिर्फ ब्रॉड डिसिप्लिन नहीं बल्कि भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ विज्ञान बनने की ओर बढ़ रहा था। इंडिजिनाइजेशन का अर्थ है विदेशी सिद्धांतों और विधियों को भारतीय संदर्भ में ढालना, या फिर भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विशेषताओं के अनुरूप नए मनोवैज्ञानिक मॉडल बनाना। इंडिजिनाइजेशन दो प्रकार की मानी जाती है। पहला, सब्सटेंटिव इंडिजिनाइजेशन, जहां कंटेंट यानी थ्योरी और कॉन्सेप्ट को भारतीय अनुभवों से लिया जाता है, जैसे भगवद गीता, योग, परिवार व्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्यों आदि पर आधारित साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं। और दूसरा है मेथोडोलॉजिकल इंडिजिनाइजेशन, जहां वेस्टर्न रिसर्च मेथड को मॉडिफाई किया जाता है ताकि वे भारतीय संदर्भ में उपयुक्त हो, जैसे सर्वे क्वेश्चंस को स्थानीय भाषा व संदर्भ में ढालना, फील्ड स्टडी और पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशंस को बढ़ावा देना, इंटरव्यू और केस स्टडी बेस्ड क्वालिटेटिव रिसर्च को भी बढ़ावा देना। अब हम बात करते हैं इंडिजिनाइजेशन आंदोलन में उन महान विद्वानों की जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई। इंडिजिनाइजेशन आंदोलन में मुख्य स्तंभ रहे डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा। साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा कि वेस्टर्न साइकोलॉजी भारत जैसे देशों की ग्राउंड रियलिटी से दूर है। वे सामाजिक और सांस्कृतिक मनोविज्ञान के प्रवर्तक थे। दूसरे स्तंभ रहे डॉक्टर गिरीन्द्र शेखर बोस। फ्रेडियन साइको एनालिसिस को भारतीय मानसिकता के अनुरूप ढालने वाले पहले मनोविश्लेषक थे, जिन्होंने इंडियन अनकॉन्शियस की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इन दोनों ने साइकोलॉजी को भारतीय सोच और संस्कृति के अनुसार ढालने की कोशिश की। इस दशक में यह बात मंजूर हुई कि भारत में साइकोलॉजी को तभी मीनिंगफुल बनाया जा सकता है जब वह लोकल कल्चर, ट्रेडिशंस और वैल्यू को सम्मान दे। इसलिए स्टडीज में अब ये बातें उभरने लगी। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, फैमिली हायरार्की, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म इन बिहेवियर। 1980 में साइकोलॉजी में क्वालिटेटिव मेथड्स का भी उभार हुआ। पहले जहां केवल टेस्ट और नंबर पर भरोसा था, अब इंटरव्यू, केस स्टडी, फील्ड ऑब्जर्वेशंस, नैरेटिव एनालिसिस जैसे तरीकों को अपनाया गया। इस बदलाव ने रिसर्च को रियल लाइफ बिहेवियर को कॉन्टेक्स्ट में समझने का अवसर दिया। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का उभार इसी दशक में हुआ। 1980 वह दशक था जब साइकोलॉजी ने भारत की धरती पर अपने पैर जमाने शुरू किए। अब यह ब्रॉड डिसिप्लिन नहीं बल्कि अपनी संस्कृति में रचा बसा विज्ञान बनना शुरू। और इसी यात्रा को और आगे लेकर गया 1990 का दशक, जहां उठने लगे पैराडिग्मेटिक कंसर्न्स और आइडेंटिटी क्राइसिस के सवाल। जब भारतीय मनोविज्ञान ने अपनी पहचान को लेकर सवाल उठाने शुरू किए, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, विचारधाराओं की बिखराव और अस्तित्व का संकट। आइए अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। 1990 में भारत ने अपने दरवाजे खोले
आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन हुआ और ग्लोबल कल्चर का प्रभाव पड़ा। साइकोलॉजी पर भी इसका सीधा असर पड़ा। एक और वेस्टर्न साइकोलॉजी के और भी नए स्कूल्स और ट्रेंड्स आने लगे, जैसे कॉग्निटिव साइंस, न्यूरोसाइकोलॉजी, क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी etc। दूसरी ओर साइकोलॉजी को भारत की अपनी जरूरतों के हिसाब से रिलेवेंट बनाना भी जरूरी था और अंततः परिणाम यह निकलता है कि साइकोलॉजी दो राहों पर खड़ी हो जाती है। क्या वह पश्चिम की नकल करे या भारतीय सोच को साइंटिफिक रूप दे। इस दशक में इंडियन साइकोलॉजी एकीकृत दिशा देने में असमर्थ रही। कुछ शोधकर्ता कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस की ओर मुड़ गए, कुछ अप्लाइड साइकोलॉजी की ओर मुड़ गए, कुछ फिलोसॉफिकल या स्पिरिचुअल साइकोलॉजी को बढ़ावा देने लगे और कुछ ने कंप्लीटली वेस्टर्न मॉडल को ही अपनाया। इसका नतीजा यह हुआ कि डिसिप्लिन एक संगठित पहचान नहीं बन सका। हर कोई साइकोलॉजी को अपनी तरह से परिभाषित करने लगा और इसी दौर में शुरू होता है क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, साइंस और सोशल साइंस। एक बड़ा प्रश्न यह भी था, क्या साइकोलॉजी एक साइंस है या एक सोशल साइंस? इस डिबेट ने कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया। साइंस वाले कैंप ने रिगर्स मेथड्स, स्टेट्स एंड एक्सपेरिमेंट पर जोर दिया। सोशल साइंस वाले कैंप ने मीनिंग, कल्चर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को ज्यादा अहमियत दी। साइकोलॉजी इन दोनों के बीच फंसी रही, जिससे इट्स लेजिटिमेसी एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन पर सवाल उठने लगे। 1990 में कई साइकोलॉजी डिपार्टमेंट खुले, कॉन्फ्रेंसेस हुए, पब्लिकेशंस बढ़े, क्वांटिटेटिवली ग्रोथ हुआ, लेकिन कोई क्लियर इंडियन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं था। कोई इंडिजिनस पैराडाइम नहीं बन पाया। छात्र और शिक्षक दोनों कंफ्यूज थे। हम किस दिशा में जा रहे हैं? साइकोलॉजी बढ़ तो रही थी, पर बिना कंपास के। 1990 भारतीय मनोविज्ञान के लिए एक चेतावनी थी, जहां विकास तो हो रहा था, पर दिशा नहीं थी। ग्लोबल विंड्स में अपनी पहचान बचाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर आया एक नया प्रयास इंडियन साइकोलॉजी को पुनः स्थापित करने का, जो 2000 में दिखाई देता है। जहां हम पहुंच गए हैं 21वीं सदी के उस मोड़ पर, जहां भारतीय मनोविज्ञान ने खुद को पुनः परिभाषित करने की गंभीर कोशिश की। 2000 के बाद इंडियन साइकोलॉजी का उदय और इससे जुड़े अहम मुद्दे, आइए अब इसको एक्सप्लोर कर लें। 1990 के आइडेंटिटी क्राइसिस के बाद 2000 में एक नया आंदोलन शुरू हुआ, जिसे कहा गया इमर्जेंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। यह आंदोलन केवल एक रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव प्रयास था, भारत की अपनी परंपरा, ज्ञान, दर्शन और अनुभव को एक मॉडर्न एकेडमिक साइकोलॉजी में बदलने का। इस आंदोलन के मुख्य स्तंभ रहे डॉक्टर के रामकृष्ण राव, डॉक्टर के.पी. मिश्रा एंड डॉक्टर गिरिवर मिश्र। भारतीय मनोविज्ञान केवल वेस्टर्न का विकल्प नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र, मौलिक और सांस्कृतिक रूप से गहरे अर्थ वाला दृष्टिकोण है। इस दौर में मनोविज्ञान को भारतीय ग्रंथों और परंपराओं से जोड़ने पर जोर दिया गया। भगवत गीता से पर्सनालिटी, इमोशन रेगुलेशन, स्थित प्रज्ञ जैसी अवधारणाएं जुड़ी। योग से सेल्फ कंट्रोल, कॉग्निशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी अवधारणाएं जुड़ी और वेदांत से सेल्फ कॉन्शियसनेस और रियलिटी जैसी अवधारणाएं जुड़ी। और वहीं बौद्ध परंपरा से माइंडफुलनेस और सफरिंग डिटैचमेंट जैसी अवधारणाएं जुड़ी। अब साइकोलॉजी केवल वेस्टर्न थ्योरी को तोड़ने में नहीं, बल्कि अपने इंडिजिनस थ्योरी को सिस्टमैटिकली पेश करने में लग गई। इंडियन साइकोलॉजी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एकेडमिक और इंस्टीट्यूशनल कदम भी उठाए गए। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन साइकोलॉजी 2002 में पौंडीचेरी में हुआ और जर्नल्स जैसे जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन और कई वर्कशॉप हुए। समर स्कूल्स और एकेडमिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए गए। धीरे धीरे एक नया इकोसिस्टम बनना शुरू हुआ, जहां इंडियन साइकोलॉजी को वैलिडेट, प्रमोट और इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सके। हालांकि इंडियन साइकोलॉजी ने कई नई शुरुआत की,
लेकिन कुछ मुद्दे आज भी कायम हैं, जैसे कॉलोनियल लेगेसी। आज भी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में वेस्टर्न टेस्ट डोमिनेट कर रहे हैं। रिसर्च फंडिंग और पब्लिकेशन स्टैंडर्ड्स भी वेस्टर्न पर आधारित है। भाषा और कंटेंट दोनों औपनिवेशिक प्रभाव बना हुआ है। दूसरा है पोस्ट कॉलोनियल कॉन्शियसनेस। स्कॉलर्स यह सवाल उठा रहे हैं, क्या हमारी सोच अभी भी कॉलोनियल वैलिडेशन पर निर्भर है? क्या हम अपनी भाषा और संदर्भ में साइकोलॉजी को लिख और पढ़ पा रहे हैं? पोस्ट कॉलोनियल साइकोलॉजी आज एक महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र बन गया है, जो कॉलोनियल डोमिनेशन के साइकोलॉजिकल असर को समझने का प्रयास करता है। आज भी इंडियन साइकोलॉजी को अक्सर अल्टरनेटिव या सप्लीमेंट्री समझा जाता है। यूनिवर्सिटी करिकुलर में इसका पूरा इंटीग्रेशन नहीं हो पाया है। बहुत से स्कॉलर आज भी इसे नॉन साइंटिफिक या फिलोसॉफिकल मानते हैं, यानी अपनी ही धरती पर साइकोलॉजी आज भी संपूर्ण रूप से स्वीकृत और स्थापित नहीं है। 2000 के बाद इंडियन साइकोलॉजी ने अपनी आवाज पाई, अपने अस्तित्व को परिभाषित किया, लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। आज भी यह अपने लिए जगह, सम्मान और पहचान की तलाश में है। तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो लर्निंग सीरीज में बस इतना ही रखते हैं। सुनते रहिए ऑडियो लर्निंग सीरीज फॉर यूजीसी नेट साइकोलॉजी और महसूस कीजिए साइकोलॉजी को बाहर से नहीं, अंदर से।